फ्रेंड्स, टू एटी सरकारी में आपका स्वागत है। मैं शुक्ला जीएस नेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी मध्यकालीन भारत की, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट 2 होगा। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। इस पार्ट में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देकर खत्म कर देंगे। 1296 से 1316। देखो, अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये खिलजी वंश से संबंधित था और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुवाद को मारकर की थी। कैकुवाद का ये सेनापति था और कैकुवाद ने इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। कैकुवाद का जो एक किला था किले खरी में जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण हुआ था और राज्यारोहण होने के बाद इसने राज्य करना शुरू कर दिया था। लेकिन खिलजी वंश के शुरू होने से पहले दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश ने शासन किया हुआ था। तो गुलाम वंश की थोड़ी डिटेल आपको बता दें, सिर्फ सीरीज याद करनी है बुक की, कौन किसके बाद आया था। तो सबसे पहले आया था गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश के बाद आया था रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन आया था और अलाउद्दीन महमूद, फिर अलाउद्दीन महमूद के बाद नसरुद्दीन देखो, रजिया के बाद बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन महमूद के बाद नसरुद्दीन महमूद और नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन के बाद कैकुवाद, और कैकुवाद को मारकर फिरोज आलम उर्फ जलाल ने दिल्ली सल्तनत पर जलाली वंश की स्थापना की थी और खिलजी वंश उसने बनाया था। खिलजी वंश के अंदर उसने एक अपना पर्सनल धर्म चलाया था। पर्सनल उसने धर्म चलाया था कि जलाली उसने धर्म चलाया था। तो जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने जलाल वंश की स्थापना की थी। और ये जलाल वंश क्या था कि ये जो राजा हुआ करते थे ये अपना पर्सनल वंश चलाया करते थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश चलाया था और उसके बाद इल्तुतमिश ने शमसी वंश चलाया था और उसके बाद बलबन ने बलबनी वंश चलाया था और उसके बाद जलालुद्दीन जो है उसने जलाली वंश चलाया था। अब इसके बाद कहां से शुरू होता है, कैकुवाद को मारकर जब जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी कहां था? अलाउद्दीन खिलजी कड़ा में गवर्नर था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और जलालुद्दीन खिलजी ने अपना दक्षिण भारत का पहला अभियान शुरू किया था 1296 में। 1290 में वो राजा बना था और 1296 में उसने पहला दक्षिण भारत आक्रमण शुरू किया था। उसने दक्षिण भारत आक्रमण शुरू किया देवगिरी पे राजा रामचंद्र देव थे। देवगिरी के राजा जो थे वो रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव ने क्या किया, इसके जलालुद्दीन खिलजी से जब उन्होंने युद्ध किया तो उसके बाद उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। जलालुद्दीन खिलजी खुश होकर अपने भतीजे से मिलने कड़ा गया। भतीजा वहां पे इनकी घात लगाए बैठा था और जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया। मार करके उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली पर आते आते उसने जलालुद्दीन खिलजी के जितने भी सगे संबंधी थे सबों को मार दिया और उसकी बेटी से शादी करके खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद हमने आपको बताया था 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन चलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, बाजार नियंत्रण किया था, बहुत तरह के टैक्स लगाए थे, राजस्व वसूले थे और राजस्व वसूलने का इसका एक ही मकसद था, शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करने के लिए इसने सबसे पहले सेना को मजबूत करना शुरू किया और सेना में इसने भर्ती निकाली, मतलब भर्ती करना शुरू किया और भर्ती करने के लिए इसने एक अलग से विभाग बना दिया। भर्ती करने वाले विभाग को अलाउद्दीन खिलजी के समय में
अमीर ए अर्जा कहा जाता था। ठीक है, अमीर ए अर्जा विभाग ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना में भर्ती की और उसके लिए इसने और उसके बाद इसने सेना पर बहुत सारे सेना पर भी इसने कर लगाए थे और जो खम्स वगैरह माल लूटा जाता था उसने सेना को देने से मना कर दिया था। अब देखो कौन कौन से इसने कर लगाए थे, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया था वो हम आपको थोड़ी जानकारी इसके पहले वाले वीडियो में दे चुके थे। उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था भाई, 1000 दिनारी जो था, 1000 दिनारी जो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत विजय में सेनापति था, उसने क्या किया कि दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। एकमात्र राज्य ऐसा था जो अलाउद्दीन खिलजी को स्वीकार नहीं करता था, पांड्य वंश, है ना। तो पांड्य वंश पे जब अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था जिसको 1000 दिनारी कहा गया और 1000 दिनारी में 1000 रुपए में 1000 दिनार में इसने गजनी से इसको खरीदा था, है ना। तो दक्षिण भारत विजय, दक्षिण भारत विजय, दक्षिण भारत विजय में ये इसने सबसे पहले विंध्याचल पर्वतमाला पार की। विंध्याचल पर्वतमाला पार की और इसको पार करने वाला ये पहला शासक था। इसके बाद पांड्य राजाओं पर आक्रमण करके उनको लूटा। पांड्य राजाओं पर आक्रमण करके उनको लूटा। जो दक्षिण भारत में इसने किसको भेजा था भाई, अपना जो 1000 दिनारी था, 1000 दिनारी जो था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में भेजा था और उसी के संरक्षण में पांड्य राजाओं को लूटा, क्योंकि पांड्य राजा क्या थे, इसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते थे। मलिक काफूर, है ना, इसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते थे। और जो 1000 दिनारी था इसका सेनापति मलिक काफूर था जिसे 1000 दिनारी कहा गया। 1000 दिनारी कहा गया। ठीक है, तो यादव इसके मतलब पांड्य राजाओं के बाद यादव राजा, होयसल राजा, काकतीय राजा, इन्होंने क्या किया, अपनी हार स्वीकार करके और कुछ ना कुछ इनको भेंट देना शुरू कर दिया। मलिक काफूर को राजा ने एक अपने बराबर की सोने की मूर्ति भेंट कर दी थी। कुछ राजा 1 लाख दिनार लेकर अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गए थे। तो ऐसे जो उनका जब इसका साम्राज्य बढ़ा तो उसने दक्षिण भारत में लगभग सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके बाद राजस्थान पे जब इसने अटैक किया 1303 में इसने चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया था। 1304 में इसने रणथंभौर पर अटैक किया था। चित्तौड़गढ़ पर अटैक करने के बाद चित्तौड़गढ़ में एक नए साम्राज्य की स्थापना की थी जिसका नाम इसने खिजराबाद रखा था। खिजराबाद इसने उसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां की याद में रखा था और रानी पद्मावती के लिए ये चित्तौड़गढ़ गया था। वहां के राजा रावर रतन सिंह ने इससे युद्ध किया था। उसके बाद रानी पद्मावती ने अपना जौहर कर लिया था। ठीक है, राघव चेतन ऐसा व्यक्ति था जिसकी सहायता से इसने चित्तौड़गढ़ पे अटैक किया था। राजपूताना, होयसल, काकतीय राज्य गुजरात जो साम्राज्य था उसका एक हिस्सा थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा उस समय दिल्ली सल्तनत से बाहर थे। उस समय क्या थे भाई, दिल्ली सल्तनत से बाहर थे। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर ए शानी या द्वितीय सिकंदर कहता था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर ए शानी या द्वितीय सिकंदर कहता था। 1301 में रणथंभौर किया था और 1303 में इसने चित्तौड़गढ़ किया था और 1304 में इसने सीरी का किला बनवाया था। 1304 में सीरी का किला बनवाकर इसने
मंगोलों से दिल्ली की रक्षा की थी, क्योंकि मंगोल आक्रमण अक्सर हुआ ही करते थे और मंगोल कोई शासन नहीं करते थे, ये लूट कर भाग जाते थे। तो मंगोल मतलब समय समय पर दिल्ली पर आक्रमण किया करते थे। इसकी जो योजना थी, इसका जो मेन उद्देश्य था, देखो मतलब राजा सुल्तान बनने का इसका मेन उद्देश्य था कि अपने धर्म को आगे बढ़ाया जाए, अपने धर्म को आगे बढ़ाया जाए और मैं दूसरा सिकंदर बनूं, मतलब धर्म को आगे बढ़ाना और खुद को अपराजय घोषित करना इसका मेन उद्देश्य था। लेकिन अगर इसको आप लोग ये बोलोगे कि राज्य करने में इसका मेन उद्देश्य क्या था, या कर इतने सारे इसने लगाए थे, इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका मेन उद्देश्य शक्तिशाली राज्य और निरंकुश शासन, शक्तिशाली राज्य और निरंकुश शासन था इसका मेन उद्देश्य। अब इसके बाद दूसरा यहां से शुरू होते भाई इसके टैक्स व्यवस्था, कर प्रणाली। तो सबसे पहले क्या किया था इसने, सेना के लिए इसने सबसे पहले कोतवाली शुरू की, कोतवाली शुरू की वह कोतवाल की नियुक्ति की, ठीक है, कोतवाल की नियुक्ति की, ठीक है। इसने क्या किया था, सबसे पहले सेना में कोतवाल बनाया और कोतवाली की नियुक्ति की, मतलब जो लोकल पुलिस थी राज्य की, है ना, जो छोटे छोटे राज्य थे वहां पे कोतवाली बनाना शुरू कर दिया। इसने सेना का केंद्रीकरण किया, इसने सेना का केंद्रीकरण किया, ठीक है, सेना को टुकड़ियों में विभाजित किया, सेना को टुकड़ियों में विभाजित किया, ठीक है। घोड़े के दागने की प्रथा शुरू हुई, ये सारे काम इसने सेना के लिए किए, शुरू किए, ठीक है। इसके बाद नकद वेतन शुरू किया, नकद वेतन शुरू किया। सबसे पहले क्या, कोतवाली शुरू की और कोतवाल की स्थापना, मतलब कोतवाली की स्थापना की और कोतवाल नियुक्त किया, सेना का केंद्रीकरण किया, सेना को टुकड़ियों में विभाजित किया, घोड़े के दागने की प्रथा शुरू की गई, नकद वेतन शुरू किया, और इसने क्या किया, स्थायी सेना गठित की, स्थायी सेना गठित की। स्थायी सेना गठित करने के बाद इसने क्या किया, स्थायी सेना गठित की और जो सैनिक थे, अयोग्य सैनिकों को सेवानिवृत्त किया, अयोग्य सैनिकों को सेवानिवृत्त किया। उसके बाद सैनिकों को स्पेशल कपड़े देना शुरू किए। अब देखो इसने इतने सारे काम सेना के लिए किए थे, ठीक है। स्थायी सेना गठित की थी, अयोग्य सैनिकों को सेवानिवृत्त किया था पेंशन देकर, सैनिकों को स्पेशल कपड़े भी देना शुरू किए, जो कॉस्ट्यूम होता था सैनिकों का। तो इसने सेना के लिए बहुत सारा काम किया था, ठीक है। सेना के बाद इसने क्या किया था, बाजार नियंत्रण भी बहुत अच्छे से किया था, बाजार को जो कंट्रोल करना था, बाजार का जो विकेंद्रीकरण करना था, और बाजार में जो नियम कानून इसने चलाए थे बड़े बड़े जमींदारों रईसदारों के लिए, वो बहुत कड़े कानून थे, है ना। अब इसने क्या किया, कर प्रणाली, कितने सारे इसने कर लगाए थे, जजिया, जकात, खम्स, है ना, गढ़ी कर, चढ़ाई कर और खारज, है ना, ये सारे इसके कर है। अब ये कर कौन कौन से हैं और किस पे लगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खम्स क्या था, जजिया क्या था, जकात क्या था, जजिया किन किन पे लगाया जाता था, जजिया किन किन पे नहीं लगाया जाता,
जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? याद रखना, जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जब भारत पे अटैक किया था तो वो जजिया कर लेके आया था। ठीक है, जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। तो कर प्रणाली में सबसे पहला इसका भाई कर मतलब कर क्या थे? जो राजस्व था, सबसे पहले ये क्या करता था भाई? राजस्व की वसूली करता था। 50% राजस्व की वसूली करता था। 50% राजस्व की वसूली करता था। ठीक है, 50% वसूली करता था। ठीक है, इसके बाद राजस्व के साथ साथ अनाज भी लेता था। ठीक है, अनाज भी लेता था, राजस्व के साथ साथ अनाज भी लेता था। यह पहला शासक था, प्रथम शासक था जिसने वास्तविक आय पर कर लेना शुरू किया। यह पहला शासक था जिसने वास्तविक आय पर कर लेना शुरू किया था। ठीक है, इसके पहले किसी ने वास्तविक आय पर कोई कर नहीं लिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने वास्तविक आय पर भी कर लिया था। ठीक है, ये 50% राजस्व की वसूली करता था। काहे पर? उपज पर 50% वसूली करता था ये उपज पर। ठीक है, जो मापन की प्रणाली मसाहत जो थी वो मापन की एक प्रणाली थी। मापन की एक प्रणाली थी। मसाहत जो थी वो मापन की एक प्रणाली थी। जो मसाहत थी, मसाहत मापन की मतलब जो जिससे कर वगैरह मापे जाते थे या खेती के लिए जो यूज किया जाता था उसको मसाहत कहते थे। सीधे तो शब्द मसाहत क्या था? एक प्रकार का कर, मापन की एक प्रणाली, या दूसरों को दिया जाने वाला धन या लूट का माल, है ना। तो भाई मसाहत क्या थी? मापन की एक प्रणाली थी। इसके बाद आता है खम्स। खम्स क्या था? खम्स जो था ये लूट का माल था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जब कहीं अटैक करता था तो भाई वहां धन वगैरह लाता था ना, उसको खम्स बोला जाता था। तो खम्स में 4/5 भाग। देखो पहले नियम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के पहले भाई जो भी शासक था वो लूटपाट कर तो करता ही करता था, वहां से धन भी लाता था। तो जो धन होता था उसका 4/5 भाग सैनिकों को व 1/5 भाग राजा को मिलता था। देखो जो खम्स था अलाउद्दीन खिलजी के पहले, जो खम्स क्या लूट का माल था, 4/5 भाग सैनिकों को मिलता था और 1/5 भाग राजा को मिलता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया भाई? उल्टा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा 1/5 भाग सैनिकों को व 4/5 भाग राजा को मिलेगा। उल्टा कर दिया इसने। तो देखो जो खम्स था, खम्स में 4/5 भाग, पहले 4/5 भाग सैनिक को मिलता था, उसके बाद 1/5 भाग राजा को मिलता था। लेकिन जैसे अलाउद्दीन खिलजी आया उसने खम्स को देखा तो खम्स कर में इसने परिवर्तन कर दिया और 1/5 भाग सैनिकों को दे दिया और 4/5 भाग खुद उसने पर्सनली रख लिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी इतना ले सकते हैं जो कर प्रणाली है। अब देखो शायद स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो 50% राजस्व की वसूली उपज पर करता था, राजस्व के साथ साथ अनाज भी लेता था। प्रथम शासक था जिसने वास्तविक आय पर कर लेना शुरू किया। मसाहत मापन की एक प्रणाली थी।
खम्स जो था वो लूट का माल था। खम्स में आपको ये टॉपिक भाई बातें जरूर याद रखनी है। जो खम्स था अलाउद्दीन खिलजी के पहले 4/5 भाग सैनिकों को मिलता था और 1/5 भाग राजा को मिलता था। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने 1/5 भाग सैनिकों को दे दिया और 4/5 भाग खुद राजा के लिए इसने नियम लगा दिए। तो जो टैक्स हुआ करते थे, टैक्स में जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अपने हिसाब से समय समय पर इसने परिवर्तन किए और परिवर्तन के साथ साथ इसने नई कर प्रणाली भी शुरू की। अब देखो इसके बाद आता है गढ़ी कर। एक आता है गढ़ी कर, एक आता है चराई कर। गढ़ी कर और चराई कर। देखो गढ़ी कर चराई कर तो भाई इसके भाई चराया कौन जाता है? दुधारू पशु, दुधारू पशुओं पर, दुधारू पशुओं पर लगता था। गढ़ी कर क्या था? रहने वाले घरों पर, घरों पर लगता था, मतलब निवास गृह पर। एक तरह का भी बोलो हाउस टैक्स था ये गढ़ी कर। गढ़ी कर जो था आज में जो हाउस टैक्स आप देते हो ना वही गढ़ी कर था, हाउस टैक्स। ठीक है, तो गढ़ी कर और चराई कर। चराई कर दुधारू पशुओं के लिए था, गढ़ी कर घरों पर लगता था जो जहां आदमी रहता था। अब इसके बाद आता है जजिया कर। जजिया कर, उसके बाद आता है जकात कर। जजिया कर और जकात कर ये दोनों क्या है? देखो जजिया कर क्या था और जकात कर क्या था, ये बहुत ही सिंपल है। जो जकात कर था वो मुसलमानों पर लगता था और जो जजिया कर था वो गैर मुस्लिमों पर लगता था। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगता था और जकात कर केवल मुसलमानों पर लगता था। ठीक है, और मुसलमानों पर लगता था यह 40% था। यह जो कर लगता था 40% लगता था मुसलमानों पर जकात कर। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगता था, लेकिन इसमें बच्चे, महिलाएं और अपंग 3 लोग नहीं शामिल थे। बच्चे, महिलाएं और अपंग 3 लोग जजिया कर में शामिल नहीं थे। जकात कर किनके लिए था? जकात कर मुसलमानों के लिए था। यह 40% लगाया जाता था। ठीक है, यह कर 40% लगता था। जजिया कर, देखो जजिया और जकात दोनों याद रखना। जजिया कर था वो गैर मुसलमानों के लिए था, है ना, और जो जकात कर था वो मुसलमानों के लिए था। अब जजिया कर किनके लिए लगता था और किनके लिए नहीं लगता था? तो ये मुसलमानों पर नहीं लगता था। जजिया कर मुसलमानों पर नहीं लगता था। मुसलमानों के साथ साथ ये बच्चे, स्त्रियां और अपंग या विकलांग व्यक्ति जो थे उन पर यह नहीं लगाया जाता था। तो गढ़ी कर, चराई कर, जजिया कर और जकात कर ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे कर पर। तो गढ़ी कर क्या था भाई? गढ़ी कर आपका एक हाउस टैक्स था, निवास गृह राजस्व। चराई कर दुधारू पशुओं पर राजस्व। जजिया कर गैर मुसलमानों पर और स्त्रियों, बच्चों, अपंगों पर नहीं लगता था। और जकात कर मुसलमानों पर ये 40% लगाया जाता था। 40% लगाया जाता था। ठीक है, इसके बाद खालिसा। इसके बाद आता है खालिसा। खालिसा, खालिसा क्या था भाई? भू क्षेत्र पर लगने वाला एक कर था। भू क्षेत्र पर लगने वाला एक कर था। खालिसा था भू क्षेत्र पर लगने वाला एक कर। खालिसा भू क्षेत्र पर लगने वाला एक कर था। तो इतने सारे कर की जानकारी हमने आपको दी है। खालिसा भू पर लगने वाला एक कर था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? ना तो मुक्ता प्रथा खत्म की थी, ना तो मुक्ता प्रथा समाप्त की और ना एक खूंटी प्रथा। खूंटी प्रथा क्या थी?
खूंटी प्रथा थी भाई जमींदारी। खूंटी प्रथा और मुक्ता प्रथा दोनों लागू थे। ठीक है, खूंटी प्रथा और मुक्ता प्रथा दोनों लागू थे। उसने केवल स्वामियों के विशेष, इसने क्या किया, सिर्फ स्वामियों के विशेष अधिकार को खत्म किया था। देखो खूंटी प्रथा और मुक्ता प्रथा दोनों लागू थी, लेकिन इसने क्या किया था, लेकिन स्वामियों मतलब जमींदारों के अधिकार समाप्त किए, के अधिकार समाप्त किए। देखो यहां से फैक्ट क्या बनता है कि क्या अलाउद्दीन, जैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें लिखा था खूंटी प्रथा और मुक्ता प्रथा दोनों समाप्त किए, तो यही गलत हो जाता है। इसने समाप्त नहीं किए थे, इसने दोनों लागू रखे थे, लेकिन जो स्वामी होते, जो जमींदार होते हैं, खूंटी प्रथा और मुक्ता प्रथा में जो जमींदार लोग होते हैं उनके अधिकारों को इसने खत्म कर दिया था, उनके अधिकारों का इसने खत्म कर दिया था। ठीक है, तो अब देखो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो दाग तथा चेहरा प्रथा को लगाया गया, बहुत उसे उत्साह पूर्वक लागू किया गया था। उत्साह पूर्वक चेहरा प्रथा और दाग प्रथा, चेहरा दाग प्रथा मतलब घोड़े को दागने की प्रथा, और चेहरा प्रथा मतलब जो सैनिकों के लिए था। इस प्रथा से सैनिकों में बहुत सारा उत्साह था, सैनिकों में क्या था, बहुत सारा उत्साह था। इसने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बटाई का प्रयोग किया था और भू राजस्व की दर को 1/3 किया। भू राजस्व की दर, भू राजस्व की दर 1/3 की कर दी। नहरों का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण कराया। ठीक है, बटाई व्यवस्था लागू की, बटाई प्रणाली शुरू की। देखो बटाई जो आज देते ना, बटाई वो प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। भू राजस्व की दर, ये याद रखना भाई, 1/3 की थी। भू राजस्व की दर 1/3 की थी और नहरों का निर्माण कराया था। बटाई प्रणाली शुरू की थी। खूंटी प्रथा और मुक्ता प्रथा को भी इसने खत्म नहीं किया था। ठीक है, इसने 1323 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत में भेजा था। 1323 में मोहम्मद बिन तुगलक को, 1323 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक का ही दूसरा नाम जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का ही दूसरा नाम जूना खां था। ठीक है, जूना खां ने क्या किया था, काकतीय और पांड्य को, हमने आपको पहले भी बताया था, पांड्य राजा थे वो इसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते थे। तो 1323 में मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने पांड्य व काकतीय, पांड्य व काकतीय को दिल्ली में मिला दिया। हमने आपको पहले बताया था जो पांड्य राजा थे और काकतीय पांड्य राजा थे वो इसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते थे, और इनके साथ साथ जो पड़ोसी काकतीय थे इन्होंने भी पांड्यों की तरह काम करना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को कोई भी कर और टैक्स नहीं भेजा जो समय समय पर भेजा जाता था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत भेजकर पांड्य और काकतीय पर अटैक कर दिया। आक्रमण करने के बाद इन दोनों ही रियासतों को इसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में इसने मिला लिया। ठीक है, अब राजमुंदरी अभिलेख जो थे, देखो राजमुंदरी अभिलेख में जूना खां जो था, जूना खां को दुनिया की खान कहा गया। जूना खां को दुनिया की खान कहा गया, दुनिया का खान। याद रखना, राजमुंदरी
राजमुंदरी अभिलेख में जूना खां को दुनिया की खान कहा गया। जूना खां को दुनिया की खान कहा गया। कहां है भाई? राजमुंदरी अभिलेख में कहा गया। ठीक है, इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मुबारक खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका लड़का था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या हुआ था? कौन बैठा था भाई? मुबारक खिलजी। इस तरह से खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी। इसका टाइम पीरियड था 1316 से 1320। मुबारक खिलजी एक बहुत ही अयोग्य और असभ्य शासक था। इसने क्या किया? अपने पिता के सभी नियम कानून रद्द कर दिए। अपने पिता के सभी नियम कानून रद्द कर दिए। मुबारक खिलजी ने अपने पिता के सभी नियम और कानून रद्द कर दिए। ये कभी कभी नग्न अवस्था में आ जाता था। कभी कभी दरबार में बिना कपड़ों के आ जाता था। बिना कपड़ों के, कभी कभी दरबार में बिना कपड़ों के आ जाता था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। इसने स्वयं को क्या किया? खलीफा घोषित किया। खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। ठीक है, खलीफा घोषित किया और खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। वह खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। और इसके बाद क्या हुआ? इसके जो सेना में का जो मंत्री था गयासुद्दीन तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। और मुबारक खिलजी की हत्या करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने मुबारक खिलजी की हत्या करने के बाद खिलजी वंश को खत्म करके तुगलक वंश की स्थापना की। किसने हत्या की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसकी? मुबारक खिलजी की। तो मुबारक खिलजी ने क्या किया भाई? ये कभी कभी बिना कपड़ों के आ जाता था। इसने स्वयं खलीफा घोषित किया। अपने पिता के सभी नियम कानून रद्द कर दिए। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि मुबारक खिलजी का टाइम पीरियड क्या है? 1316-1320। और मुबारक खिलजी ही खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश में मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि शुरुआत खिलजी वंश को किसने स्थापित किया था? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो अलाउद्दीन खिलजी से ही आता है। अलाउद्दीन खिलजी से ही आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाई दरवाजा बनवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो थे। ठीक है, तो यहां से खिलजी वंश खत्म होता है। अब खिलजी वंश में मेन काम जो था, शुरुआत किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। और अंतिम शासक कौन था? मुबारक खिलजी। अंतिम शासक कौन था? मुबारक खिलजी। और खिलजी वंश के बाद शुरू होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश है ना। तुगलक वंश शुरू होता है 1320 से 1414। 1320 से 1414। 1414 सबसे पहला क्वेश्चन आता है। यह सबसे लंबा राजवंश था। सबसे लंबा वंश था। ठीक है, अभी हम लोगों ने 2 वंश कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? गुलाम वंश और खिलजी वंश।
गुलाम वंश और खिलजी वंश से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुवार। ठीक है, 1206 से 1290। फिर 1290 से 1320 तक क्या हुआ था आपका? खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? मुबारक खिलजी। अब इसमें खिलजी के कुछ कर जो थे वो जैसे गढ़ीकर क्या था? गढ़ीकर एक निवास गृह टैक्स था जिसको हम लोग हाउस टैक्स बोलते हैं। चराईकर क्या था भाई? चराईकर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। जजिया क्या था? गैर मुसलमानों पर लगता था। और ये बच्चों, स्त्रियों और अपंगों के लिए नहीं था। जकात कर मुसलमानों पे लगाया जाता था। इसका खम्स क्या था? खम्स जो था वो लूट का माल है ना, खम्स लूट का माल बोलते थे। 4/5 भाग पहले सैनिकों को मिलता था, सेना को 1/5 भाग राजा लेता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1/5 भाग सैनिकों को दिया और 4/5 अपना खुद लिया। राजस्व में इसने क्या किया भाई? राजस्व और अनाज दोनों वसूल किए। मुक्ता प्रथा और जमींदारी प्रथा को इसने खत्म नहीं किया था, बल्कि जमींदारों के इसने नियम बदले थे, है ना, जमींदारों के नियम को बदला था। इसके बाद क्या था भाई? इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? बाजार नियंत्रण किया था, सेना का विकेंद्रीकरण किया था, घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की थी, अयोग्य सैनिकों को हटाया था इसने, पेंशन देकर इसने बाहर किया था। और इसने 1/3 राजस्व की वसूली की थी। राजस्व की वसूली का 1/3% इसने लिया था। जकात में ये 40% लेता था और राजस्व में 1/3 ये उगाही करता था। और ये ठीक है, फरमाइश जो थी वो भूमि नापने का पैमाना था। ठीक है, तो आज यहां पे खिलजी वंश हमारा खत्म होता है और कल से हम लोग अपने तुगलक वंश को स्टार्ट करेंगे। तुगलक वंश से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तब तक भाई रिवीजन करते रहे। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो टाइम निकाल के उसको देखकर उसको फैक्ट वाइज जो जैसा हमने बताया है फैक्ट वाइज नोट करके आप उसको नोट्स बना लीजिए। और उसके बाद भाई जितना भी आपको कंटेंट मिल रहा है ये बहुत अच्छा कंटेंट है। इसके बाद क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। कोई भी एग्जाम पेपर उठा के आप देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो तुम्हें खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मिलते हैं हम